नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज आप देख रहे होंगे एक बहुत ही खास चर्चा हम करने वाले हैं। ये बहुत विवादित भी है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है। इस पर बहुत राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं। ओपीएस और एनपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम का ये दो पेंशन स्कीम्स हैं जिसको लेकर के राजनीतिक तौर पे बहुत सरगर्मी है और इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं ये एक डिज़ास्टर है, आरबीआई चिंता जता चुकी है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये ओपीएस का खेल क्या है और एनपीएस से इतना दूरी क्यों है, या ओपीएस एनपीएस इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर क्यों है, या लोग उसको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन 58 से 59 लाख लोग एनपीएस को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, क्योंकि चॉइस यही वाली एक है। तो इसको एक विस्तार देंगे, इसको समझेंगे और राजनीतिक पहलू भी इसके समझेंगे कि एनपीएस और ओपीएस में बेटर कौन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और विवाद क्यों है। दरअसल 4-5 राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। चुनावी एजेंडा था कांग्रेस के राज्य, खास तौर पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, वहाँ उन्होंने लागू कर दिया है। और आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में भी इसको लागू किया। और बहुत सारे राज्यों से कर्मचारियों की ओर से ये मांग है और राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव भी है। तो 2024 में हो सकता है इस पर चुनावी एजेंडे के तौर पर भी इसको विपक्ष रखने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि हम मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें, इसको समझें क्या है, एक बार थोड़ा सा बेसिक्स आपके सामने रखते हैं कि ये ओपीएस और एनपीएस क्या चीज़ है। तो इस ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे पहले कि ये ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी 2004 से पहले जो स्कीम चलती थी उसको ओपीएस मानते हैं। इसमें क्या होता था, रिटायरमेंट के वक्त जो है कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होती थी लास्ट, उसका 50%, बेसिक सैलरी का 50%, यानी मान लीजिए आपकी टोटल सैलरी लास्ट मंथ की ड्रॉन सैलरी 2 लाख थी, लेकिन उसमें से बेसिक का हिस्सा 1 लाख का था, तो उसमें से 50% यानी 50,000 रुपये आपका पेंशन के तौर पे आपको मिलेगी और ये गारंटेड थी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा आपको, ग्रेच्युटी भी मिलती थी 20 लाख तक की। लेकिन पेंशन का अट्रैक्शन इसलिए था कि टिल एम्प्लॉइज लिविंग टिल लास्ट साई, ये पेंशन उसको मिलेगी, यानी जब तक वो जीवित रहता है उसको पेंशन मिलती है। और फैमिली पेंशन अगर होती है तो उसमें उसके परिवार को मिलती है। इस बेसिक 50% में डीए भी लगता है, जो आमतौर पर सैलरी में लगता है। साल में 2 बार जो डीए लगता है, जुलाई और जनवरी में, वो भी इसमें जुड़ता है, यानी 50% प्लस जो डीए होता है वो आपकी सैलरी होती है। 2004 तक ये चलती थी। इसका पूरा भुगतान सरकारी खजाने से होता था, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई से नहीं होता था। इसलिए पेंशन बहुत पॉपुलर थी, लोग इसको मानते थे। लेकिन 2004 में एनडीए सरकार ने इसको बंद कर दिया और ये कहा कि 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो नई पेंशन स्कीम है उसमें जाएं, और इसको रोक दिया गया। तो इसका बड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन रोक दिया। क्यों रोका गया, इसका थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड आपको देता हूँ। 1998 में ओएसएस नाम की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में ऐसे दवे साहब उसके चेयरमैन थे और सेबी के एक्स चेयरमैन, यूटीआई के एक्स चेयरमैन उसके मेंबर थे। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहुत लंबे समय तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो इंप्लीमेंट होते होते 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने उसको बंद किया और नई पेंशन। अब नई पेंशन स्कीम क्या है? नई पेंशन स्कीम जो इस वक्त चल रही है, इसको पहली बार तो कोई भी ऑप्ट कर सकता है। पहली वाली पेंशन जो ओपीएस थी उसमें केवल सरकारी कर्मचारी थे, इसमें प्राइवेट, इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है। आपकी सैलरी का 10 बेसिक का 10% एम्प्लॉय से कटता है और 14% एम्प्लॉयर देता है। वो एम्प्लॉयर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो ये मिलता है। और इसके बाद इस पैसे का जो कॉर्पस बनता है, जो जुड़ता है और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जब आप रिटायरमेंट होता है आपका, तो उसमें से 60% फंड वन टाइम में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर आपका 100 रुपये इकट्ठा हुआ तो उसमें 60 रुपये आप एक बार निकाल लेंगे, जो बाकी 40% रकम बचती है वो जमा रहती है और उसी से आपको पेंशन मिलती है। ये इसके अंदर एक सुविधा है, आप चाहें तो ना निकालें, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो निकलें, इसी से आपको ये नियमित पेंशन मिलती है। तो ये दोनों बेसिक पेंशन हो गई। ओपीएस और एनपीएस क्या है? अब एक नज़र डालते हैं कि इसका इतना विरोध क्यों हो रहा था या इसको बंद क्यों किया गया था। उसके पीछे कुछ ठोस नंबर्स हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आई थी। अब ओपीएस का जरा खर्च देखिए, आप इस ग्राफिक को जरा रोकिएगा 2 मिनट। 1991 का जो हम लोगों के पास डेटा है, एक रफ डेटा लेते हैं। केंद्र सरकार का खर्च जो पेंशन स्कीम में था वो 3272 करोड़ रुपए था 1991 में। 2021 में ये बढ़कर हो गया 1,90,886 करोड़। कितने गुना बढ़ा? 58 गुना, 58 टाइम्स ये पैसा बढ़ गया है पेंशन का। 30 राज्य और यूटी सब मिला लीजिए आप, तो उनका खर्चा 1991 में था 3131 करोड़।
2021 में वो बढ़ के हो गया 3,86,001 करोड़, 125 गुना। यानी ये रकम सरकारें अपने खजाने से देती हैं जिसका कोई प्रोविजन उन एम्प्लॉइज का नहीं होता जिनको ये पेंशन मिलती है। पैसा कहां से आता है? सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है हमसे आपसे, यानी एक जनरेशनल इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी भी है कि हमारे टैक्स से उनको पेंशन दी जाती है जिनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक सिस्टम बन गया कि आप जो हमको मिलेगी तो कोई और पे कर रहा होगा, ये एक सिस्टम चलता था। अब इसके बाद एक और ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि ये जो रेवेन्यू मॉडल है सरकारों का, उसका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। हिमाचल प्रदेश का जो पेंशन का बोझ है वो उनके रेवेन्यू का 80% है, यानी जो नई रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा होता है उसका 80% वो पेंशन में खर्च करते हैं। राजस्थान में 30%, पंजाब में 35% और छत्तीसगढ़ में 24% रकम इस मद में खर्च होती है। अब ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि राज्यों के ऊपर डेट काफ़ी बढ़ा है। डेट टू जो स्टेट जीडीपी है, एसजीडीपी, उसका बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से ये दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं सस्टेन हो नहीं पाएगी। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सरकार अगर ये पेंशन दे रही थी 2004 तक, तो उसका एक लॉजिक था ना। लोगों को आप रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा देते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? उन्होंने 40-50 साल नौकरी की तो उनके लिए क्या उपाय है? तो ये एक पेंशन उनके लिए एक बड़ा सहारा थी कि वो अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए ये काम करेंगे। तो ये भी एक तर्क है और जो बहुत ही वैलिड तर्क है कि एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो खर्च है इसको लेकर के ही विवाद है कि ये कैसे सस्टेन करेगी, और वो चाहे मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी हो, आरबीआई हो, ये तमाम एक्सपर्ट है इसको कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में डिजास्टर्स होगी, इसका बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो खुद एक सीए भी हैं और फाइनेंस को अच्छे से समझते भी हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक सरोकारों को रखते हैं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं गोपाल कुमार जी, जो एक्चुरियल हैं, मतलब यानी जो इस तरीके की जो प्लान्स होते हैं, लंबे समय की इंश्योरेंस पॉलिसी या पेंशन पॉलिसी, उसको कैसे भुगतान उसका होगा, उसके वैल्यूएशंस कैसे निकाले जाएंगे, उसका क्या लोड आएगा, इसका एनालिसिस ये लोग करते हैं। तो गोपाल जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सारे मेहमानों का। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ओपीएस और एनपीएस में इतना विवाद क्यों है, विरोध क्यों है और उपाय क्या है। अगर ये नहीं है तो उपाय क्या है। अभय दुबे जी, सर बताइए, ये जो ओपीएस स्कीम है आपने अपने जीते हुए राज्यों में शुरू कर दी है, इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे करेगी राज्य सरकार? नीरज जी, पहले समूचे देश के दर्शक जो सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी विषय पर